लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है और उस लिस्ट में जो दो सबसे अहम नाम हैं वो नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ दिन पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी इस्तीफा दिया है उन्होंने और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया ये तय माना जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, इस तरीके की खबरें आ रही थी। हालांकि नितिन गडकरी ने खारिज कर दी थी उन तमाम अटकलों को। अब इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो अहम नाम इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें हर्ष मल्होत्रा ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाए गए हैं। योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार उतारा के तौर पर उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात की अगर बात करें तो साबरकांठा से भीकाजी दूधाजी ठाकुर को, अहमदाबाद पूर्व से अहमदाबाद ईस्ट से, अहमदाबाद में 2 लोकसभा सीट हैं, अहमदाबाद पूर्व से हसमुख भाई सोमाभाई पटेल को, भावनगर से निमुबेन बंभानिया को, बड़ोदरा से रंजनबेन धनंजय भट्ट को, वो तमाम चेहरे हैं जो यहां पर उतारे गए। और हरियाणा से भी उम्मीदवारों को उतारा गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड, तो ये वो बड़े राज्य हैं जहां से उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ खास अहम जानकारी इस लिस्ट में, कौन से वो बड़े चेहरे? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही लिस्ट जारी हुई है और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद 100 सीट का नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है, तो लेकिन मात्र 72 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया। और सबसे पहले बात गढ़वाल से कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है, जबकि पहले चर्चा चल रही थी कि शायद हरिद्वार से अनिल बलूनी को टिकट दे दिया जाए। लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीट है, खासतौर पर 18 नामों का ऐलान बीजेपी को करना था। इसमें बहुत सारे नामों को लेकर अटकलें चल रही है, वरुण गांधी, अमेरिका गांधी, ब्रिजभूषण शरण सिंह, बीके सिंह, तो आज इसको ये सब नाम नहीं है। विकास, अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर से ही एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है इस बार। जी, ऐसी खबरें पहले आ रही थी कि उनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर को हमीरपुर से उतारा गया है। तो वही जो शिमला है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, सुरेश कुमार कश्यप को बीजेपी ने वहां से मैदान में उतारा है। तो एक बार फिर से अनुराग ठाकुर के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। तो वहीं आप कर्नाटक के देखिए तो कर्नाटक की 20 सीटों का ऐलान पार्टी ने किया है। और इसके अगर लिस्ट पे नजर डालें तो कई सारे ऐसे चेहरे जैसे प्रहलाद चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको धारवाड़ से यानी फिर से धारवाड़ से पार्टी ने उनका विश्वास जताया है। बासवराज बोम्मई जो हावेरी से उनको टिकट पार्टी ने दिया है। तो ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक को लेकर के बातें चल रही थी तो इसके भी पार्टी ने जारी कर दिया। शोभा करांजले जो बीजेपी के नेता है, केंद्रीय पदाधिकारी भी है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है कर्नाटक। विकास, पीयूष गोयल भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मुंबई उत्तर से। जी, और पीयूष गोयल हालांकि पहले चर्चा लगाई जा रही थी, वो दिल्ली में सीट ढूंढ रहे थे, लेकिन बाद में खबर आई थी कि पीयूष गोयल को मुंबई से वहां से कंफर्टेबल थी और बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। और महाराष्ट्र की 15 सीटों के नाम का ऐलान पार्टी ने किया है। हालांकि वहां गठबंधन की सीटों का ऐलान अभी बाकी है। तो उसी तरीके से देखें कि तेलंगाना की जो 6 सीटों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। उसके बाद जो उत्तराखंड की 2 सीट इसमें शामिल है इस लिस्ट में। साथ ही मध्य प्रदेश की 5 जो सीटें बची हुई थी, 5 सीट पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो उसमें आप देखें कि अनिल फिरोजिया को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उज्जैन से जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है इसी सीट में, तो अनिल फिरोजिया को वहां से उतारा गया। विवेक साहू छिंदवाड़ा से जी, और बालाघाट से भारतीय पदाधिकारी। विकास, आपने अनिल बलूनी का जिक्र किया, पीयूष गोयल मुंबई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये वो चेहरे हैं जो राज्यसभा से संसद में दिखते थे। इन तमाम चेहरों को जो राज्यसभा के चेहरे रहे उनको लोकसभा में उतारने के पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति? जी बिल्कुल, इस बार पार्टी ने पहले ही तय कर रखा था कि जो बड़े चेहरे हैं और जो मंत्री हैं केंद्र में जिन लोगों ने काम किया है, तो उनको इस बार लोकसभा उतारा जाए। क्योंकि बीजेपी पर कई बार ये आरोप भी लगता है कि उनके सारे जो बड़े नेता हैं तो राज्यसभा से आते हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि नागपुर से नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है और मोदी सरकार के काफी हाई प्रोफाइल मंत्री है। और अगर मंत्रियों की बात आती है तो सबसे ज्यादा चर्चा नितिन गडकरी की होती है। तो नितिन गडकरी को भी नागपुर सीट से ही पार्टी ने मैदान में
उतारा है। तो अब इस बार कई सारे राज्यसभा वालों को भी पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति बदली है और उस बदली हुई रणनीति का जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि विकास, ये दो नाम जो दिल्ली से नजर आ रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा, योगेंद्र चंदौलिया, किनके टिकट काटे गए हैं जिनके बदले इन दोनों को उतारा गया है? देखिए कि हंस और पहले ही टिकट जारी होने के पहले ही खुद ट्वीट करके उन्होंने पूर्वी दिल्ली के जो सांसद थे, पूर्व क्रिकेटर, काफी उनका नाम था, जब वो गौतम गंभीर, तो काफी गौतम गंभीर, तो उनके काफी महिमामंडन हुआ था, लेकिन वो पहले ही विड्रॉ कर गए थे। हालांकि जानकारी है कि उनको पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि टिकट आपको काट दिए जाएंगे, आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, इसे मस्जिद कर दिया था। और हंस का भी कटना तय था, क्योंकि उनके बारे में काफी शिकायत थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठता है, आम लोगों के बीच में वो नहीं जाते हैं और किसी भी व्यक्ति की बात परेशानी आती है तो वहाँ वो मौजूद नहीं रहते हैं। तो उनकी भी जगह तो हर्ष मल्होत्रा जो पार्टी के से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो उनको पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से उतारा हर्ष मल्होत्रा को। ठीक है विकास, अगर हरियाणा की लिस्ट हम देखें तो यहाँ पर अशोक तंवर, राव इंद्रजीत सिंह रावत, कृष्णपाल गुर्जर, जो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के रहे हरियाणा से, और उनके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जो अब से कुछ वक्त पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी नामों की संभावना पहले से चल रही थी, और जिस तरीके से अचानक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा में करवट लिया, तो पहले ही कल ही सूचना आ रही थी कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में आएंगे और केंद्र की राजनीति में अब उनकी भागीदारी होगी। तो देखिए, करनाल सीट से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है और मनोहर लाल खट्टर मैदान में उतारे गए हैं। जब कल उनका इस्तीफा होना था तो उसके पहले से ये बात चर्चा में आ गई थी। तो मनोहर लाल खट्टर मैदान में, अशोक तंवर को सिरसा की सुरक्षित सीट है वहां पे उतारा है। तो वही अम्बाला जो ऐसी सीट है, सुरक्षित सीट है, तो वहां की प्रत्याशी को लेकर के भी काफी चर्चाएं चल रही थी। आखिर बीजेपी किस पर दाव लगाएगी, तो अपने कार्यकर्ता श्रीमती बंटू कटारिया को मैदान में राव इंद्रजीत सिंह यादव। देखिए, गुड़गांव यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि हरियाणा में नॉर्मली जो यादव कम्युनिटी के लोग होते हैं अपने नाम के आगे राव लगाते हैं, यादव नहीं लगाते हैं, लेकिन गुड़गांव से जो लिस्ट जारी किया गया है तो पूरा नाम लिखा गया कि श्री राव इंद्रजीत सिंह यादव, ताकि ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने यादव को टिकट दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग है काफी। उसके बाद फरीदाबाद जो अभी भी सांसद वहां से है, केंद्रीय मंत्री भी है कृष्णपाल गुर्जर, तो उनको भी पार्टी ने फरीदाबाद से ही मैदान में उतारा है, विश्वास जताया उनके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन वो चेहरे जो अब तक राज्यसभा में पहुंचते रहे हैं, जिनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया गया है इस लिस्ट में, अनिल बलूनी और पीयूष गोयल, ये दो ही नाम या कोई और चेहरा भी विकास जो आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं? अभी जो फिलहाल मैंने लिस्ट देखा है तो इसमें ये दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अनिल बलूनी की। हालांकि इनके नाम की चर्चा काफी चल रही थी और अनिल बलूनी भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे कि शायद इसको टिकट दिया जाएगा, तो वो मिले जो राज्यसभा वालों के मैदान में उतारा है पार्टी ने। और पीयूष गोयल के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं पहले से चल रही थी और वो कुछ दिन पहले तक दिल्ली में अपनी लीडरशिप तलाश रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो सुरक्षित थी बिल्कुल। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट थोड़ा निराश होगी, नितिन गडकरी के नाम का ऐलान हो चुका है, हालांकि नितिन गडकरी ने खुद ही खारिज कर दिया था, हास्यास्पद बताया था उन तमाम अटकलों को, प्रस्ताव को। जी बिल्कुल, जब ये बातें शिवसेना की तरफ से आई थी तो समझ लो नितिन गडकरी ने इसको खारिज कर दिया था और हास्यास्पद बताया था। और जब भी बार बार किसी भी बीजेपी नेता के सामने उसका नाम आता था तो सब बीजेपी के नेता ही इसको हास्यास्पद बताते थे और उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला करते थे, शिवसेना के ऊपर हमला करते थे। तो वो बिल्कुल कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों से नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के संबंधों को लेकर के चर्चा चल रही थी, तो कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वो सारे प्रयास खत्म हो गए। नागपुर से ही पार्टी ने उनको मैदान में उतार दिया। जी विकास, महाराष्ट्र के 20 सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में समझौता भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या वही सीट बची हैं जो अब समझौते में बाकी सहयोगी दलों को दी जानी है? इसमें आरपीआई भी है रामदास आठवले की। जी, रामदास आठवले की भी है। आप देखें कि एक नाथ शिंदे की पार्टी के साथ है, अजित पवार के साथ में सामंजस्य पार्टी को स्थापित करना, लेकिन कई ऐसे नाम अभी हैं जो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो और बीजेपी की अपनी सीटें भी वहां पर बची हुई, क्योंकि वहां 48 सीटें हैं लोकसभा की। तो अब पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि जो गठबंधन के साथ सीटों पर समझौता होना था तो वो सभी सीटों के साथ समझौता हो गया है, लेकिन पार्टी ने महज आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की लगभग 30 सीटों को ये शाही ऐलान अभी किया है, और जिसमें बीड़ से जो परंपरागत सीट गोपीनाथ मुंडे की रही है, तो वहां से पंकजा मुंडे को ही मैदान में उतारा है।
विकास आप बने रहिए हमारे साथ अंकुश महाजन भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, आप हिमाचल की लिस्ट देख रहे हैं। यहाँ पर खबर थी कि अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर 5वीं बार हिमाचल के हमीरपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिमला से पिछली बार भी सुरेश कुमार कश्यप को ही टिकट मिला था, इस बार भी उनका नाम नहीं काटा गया है। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 ही नाम अभी जारी हुए हैं हिमाचल के। पंजाब को लेकर कोई अपडेट या हरियाणा को लेकर कोई और अपडेट आपके पास? जी अंकुश, बिल्कुल, हरियाणा की भी जो है तकरीबन 7 सीटों का जो अभी अनाउंसमेंट की गई है। और अभी जो सबसे बड़ी हैरानी की चीज इसमें मनोहर लाल खट्टर, जो कि कल तक हरियाणा के सीएम थे और कल उन्हें बदलकर उनकी जगह पर नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जो है उन्हें करनाल से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने उतारा है। आज जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें उनका नाम भी नजर आ रहा है। इसके अलावा अंबाला से जो पूर्व सांसद थे रतनलाल कटारिया, जिनकी कुछ समय पहले निधन हो गया था, उनकी पत्नी बंतो कटारिया को जो है टिकट दी गई है उनकी जगह। अंकुश माफ कीजिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अमित चौधरी वहां पर मौजूद हैं। अमित, कई बड़े नामों का ऐलान हुआ है इस लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे होंगे, और क्या कुछ अहम जानकारी आपको मिल पा रही है इस लिस्ट के जरिए? अनुराग, देखिए, एक बात इससे स्पष्ट हो गया, जो लगातार एक खबर आ रही थी कि करीब 100 से 125 लोगों के 125 लोगों का सांसदों का टिकट कट सकता है। ये साफ हो गया है कि इतना लंबा लिस्ट टिकट कटने वालों की नहीं होगी। दूसरा एक स्पष्ट ये भी हो गया है कि जितने भी बड़े चेहरे थे, कई राज्यसभा थे, जैसे पीयूष गोयल थे, राज्यसभा थे, सभी राज्यसभा के लगभग सांसदों को जो बड़े नेता कहे जा रहे थे, उन्हें इस बार मैदान में उतारा। दूसरा लिस्ट भी यही लगातार जता रहा है कि उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है कि आप लोकसभा चुनाव जीत कर आइए। अनुराग ठाकुर की सीट बदलने की बात कही जा रही थी, उनको भी रिपीट किया गया। देखिए, महाराष्ट्र से बड़े नाम सामने आए हैं। दुष्यंत चौटाला का सुबह से क्या खबर चल रहा था, उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, कुछ चीजें दूसरी लिस्ट से स्पष्ट हो गई है कि जो कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा थी, कई सांसदों को ब्रेक देने की चर्चा थी, ये बहुत हद तक कम दिख रहा है कि अब कम सांसदों का टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। और जो राज्यसभा यानी कि जो बड़े लीडर राज्यसभा में थे, उन्हें अब लोकसभा यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया कि आप लोकसभा सीट से जीत के आइए। तो ये एक दूसरी लिस्ट जो है, ये एक बड़ी अपडेट दे रही है। बिल्कुल, तो अहम जानकारी। और विकास, इसी के साथ 267 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा चुकी है अब तक। 267 जी, 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी ने कर दिया। और बची हुई सीटों के ऐलान के बारे में भी ये जानकारी आ रही है कि एक दूसरी लिस्ट भी 1-2 दिन में पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। हालांकि जानकारी यह है कि जितनी सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, वो सारी सीटें चिन्हित है। पार्टी के कोर ग्रुप में चर्चाएं हो चुकी है। दो बार बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो दोनों बैठकों में सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। सिर्फ इसलिए रोक करके रखा गया था कि जहां जहां गठबंधन दलों के साथ मैदान में उतरना है, तो उनके साथ बात बन जाए। जैसे उड़ीसा की आप बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी को उम्मीद है कि वहां बीजू पटनायक के साथ उनकी बात बन जाएगी। तमिलनाडु में उनका AIADMK के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि अगली सूची भी आएगी और उसमें भी लगभग 100 नाम हो सकते हैं। ठीक है। अमित, जो हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मौजूद है, अमित, हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने मुंबई से जो जानकारी साझा की है महाराष्ट्र के चेहरों के मद्देनजर, वो बता रहे हैं कि गोपाल शेट्टी, जो मुंबई नॉर्थ से 2 बार के सांसद रहे, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। पहली बार संभवतः लोकसभा का चुनाव पीयूष गोयल लड़ेंगे यहां पर। साथ ही साथ मुंबई उत्तर पूर्व से मनोज कोटक का टिकट काटा गया है। विधायक हैं MLA मेहर कोटजा, उनको टिकट दिया गया है। हमारे सहयोगी पंकज बता रहे हैं कि बीट से अब तक प्रीतम मुंडे सांसद थी, अब पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं सुधीर मुनगंटीवार, उनको चंद्रपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो महाराष्ट्र में टिकट काटे गए हैं, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है इस लिस्ट में। अमित, बिल्कुल, देखिए, थोड़ा बहुत फेरबदल जरूर हुआ है, लेकिन जो लंबा लिस्ट कहा जा रहा था टिकट कटने को लेकर, जो शुरुआत में एक एनडीए की बैठक में सीधे तौर पर कहा गया था, वो लिस्ट नहीं देखने को मिला है। दूसरा, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जो कई बड़े नाम राज्यसभा सांसद थे, उन्हें इस बार लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भेजा गया है कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो इंटरनल सर्वे कराया गया था, देखिए बीजेपी पूरी तरीके से, अगर बीजेपी ने 400 का नारा दिया है तो बीजेपी हर सीट पर फूक फूक कर कदम रख रही है। उन्हें किसी भी
तरीके से, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करें या फिर लोकल बॉडी के एंटी इंकमेंसी की बात करें या किसी भी तरीके का उन्हें 1% की पार्टी या प्रत्याशियों को लेकर अगर नेगेटिविटी कहीं से अगर मिलती है तो फिर प्रत्याशियों पर विचार होता है, जैसा कि लगातार बिहार में भी इसी तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिला है, कई दिनों से देखने को मिल रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वहां पर हो चुकी है। अमित, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है पार्टी ने, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को, गौतम गंभीर और हंसराज हंस की जगह। किस तरीके की पृष्ठभूमि इन दोनों उम्मीदवारों की है, कुछ जानकारी? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, देखिए ये दोनों नाम अपने आप में अहम है, क्योंकि जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनुराग, ये दोनों नाम अपने आप में अहम है। देखिए देश की राजधानी है दिल्ली, इसमें सबसे अहम होता है दिल्ली के उम्मीदवारों को लेकर। तो बीजेपी ने जो दिल्ली में अपने उम्मीदवार भी जो उतारे हैं वो भी देखिए शुरुआत से पहले फेज में देखे या फिर दूसरी लिस्ट में देखे, कमाबेश सभी नामों पर, एक एक नामों पर देखिए। दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो वहां से टिकट जो सिटिंग सांसद थे उनका सिटिंग टिकट काट दिया गया था। तो बीजेपी हर एक कदम जो है वो फूक फूक के रख रही है। वही जो दो नाम इस दूसरे लिस्ट में भी देखने को मिला है वो इसी बात का संकेत दे रहा है कि बीजेपी 400 के लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। उसके आगे अगर थोड़ा सा भी एंटी इंकमेंसी या थोड़ी सी भी कोई दिक्कत दिखता है तो बीजेपी उस पर सस्पेंड करके उन्हें निपटा भी दे रही है। विकास, कर्नाटक की अगर मैं आपसे बात करूं, कर्नाटक के 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो अभी तक के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जो कुछ बड़े चेहरे, बड़े नाम मैं यहां पर देख पा रहा हूं, बसवराज बम्बई का नाम है, यहां पर श्रीरामुलु का नाम है, साथ ही साथ प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम यहां पर है, साथ ही साथ शोभा करंदलाजे, तेजस्वी सूर्या, इन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया 2024 में। जी बिल्कुल, हालांकि जब जो पहले जानकारी आ रही थी कि जब सीडीसी की बैठक चल रही थी उसके पहले जब स्टेट कोर ग्रुप की बैठक हुई थी तो उसमें हो रहा था कि शायद तेजस्वी सूर्या की जो बेंगलुरु साउथ की सीट है उसको चेंज कर दिया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को जो उतारा जाए। और खासतौर पर अनंत कुमार की पत्नी को टिकट देने की बात आ रही थी, लेकिन फाइनली आप देखें कि लिस्ट में तेजस्वी सूर्या का ही नाम है। उसी तरीके से बेंगलुरु सेंट्रल को भी लेकर के बातें की जा रही थी, लेकिन पीसी मोहन जो कि काफी वहां के मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं उनको ही पार्टी ने टिकट दिया। और शोभा करंदलाजे का हालांकि पक्की संदेह नहीं था। और मंजूनाथ जो बेंगलुरु ग्रामीण से हैं, क्योंकि बेंगलुरु ग्रामीण की राजनीति अलग है, क्योंकि वहां पर लिंगायत और मुकालिंगा की राजनीति आ जाती है। तो मंजूनाथ क्योंकि इसमें रचे बसे माने जाते हैं, इसलिए पार्टी ने दाव इस पर लगाया है। क्योंकि कर्नाटक आप देखें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चले कि अगर नॉर्थ इंडिया से नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दक्षिण भारत से ही होगी। और दक्षिण का गेटवे जो है बीजेपी के लिए वो कर्नाटक है, तो बीजेपी बिल्कुल वहां नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। अब वहां विकास, एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने और छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा है। छिंदवाड़ा ही वो लोकसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का जीत का रथ है वो रुका है 2014 में, 2019 में, और इस बार बीजेपी की कोशिश किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा में भी जीत हासिल करने की कमलनाथ के गृह जनपद से। जी बिल्कुल, एकमात्र सीट है जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनौती है। और बीजेपी के नेता ये बार बार कहते हैं कि छिंदवाड़ा की सीट नहीं उठी जाती है पूरे बीजेपी में, सिर्फ मध्य प्रदेश में। और इस बार चूंकि पहले लगाई जा रही थी, आपने भी देखा होगा कि नकुलनाथ के बीजेपी में आने की बात कही जा रही थी और बार बार ये खबरें भी चलाई गई कि नकुलनाथ बीजेपी में आएंगे, शामिल होंगे, लेकिन सब कुछ पटाक्षेप हो गया। नकुलनाथ को कांग्रेस ने बनाया तो विवेक बंटी साहू को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प होगी। हालांकि जातिगत समीकरण को देख करके ही विवेक बंटी साहू को पार्टी ने मैदान में उतारा है। यहाँ तो इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया है। विवेक बंटी साहू, मध्य प्रदेश में सिर्फ यही एक ऐसी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई थी। इस बार पूरी कोशिश किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से भी चुनाव को बीजेपी जीते। जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया होगा। विकास, जब ये तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, यही नहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण के हिसाब से ही मैदान में उतारती है, लेकिन इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग को विशेष ध्यान दे रही है कि जातीय समीकरण भी दुरुस्त रहे, क्षेत्रीय संतुलन भी ठीक ठाक रहे, और जहां भी जातीय संतुलन बिगड़ने की संभावना बीजेपी की
को दिखाई दी, तो वहां पे प्रत्याशी बदलने में उन्होंने सही देर नहीं लगाया है और प्रत्याशी को बदल दिया है, टिकट काट दिया है। और आप जिसके भी स्थिति में नाम है सब देखें तो सबको एकदम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ही टिकट दिया गया है और इसीलिए पार्टी दावा कर रही है कि इस बार वो 70 के आंकड़े को पाएगी। हालांकि इसके लिए तो चुनाव और चुनाव के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन टिकट बंटवारे में ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पार्टी काफी कदम उठा रही है। जी, अमित चौधरी हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, तीसरी लिस्ट कब तक आ सकती है और खासकर महाराष्ट्र को लेकर कोई जानकारी आपको मिल रही हो, कितनी सीटें सहयोगी दलों को दी जानी है? देखिए तीसरी लिस्ट देखिए जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें कई दूसरे राज्यों को लेकर भी चर्चा हुई थी, जिसमें एक बिहार भी शामिल था। बिहार को लेकर भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन वहां पर भी जो सहयोगी दल है उसमें थोड़ी सी पेच अभी फंसी हुई है। इसलिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने सभी 17 सीटों पर चर्चा करने के बाद भी दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कमोबेश इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है, जो सीटों पर सहमति है वो अभी तक नहीं बन पाई है। यही कारण है कि वहां पर भी अभी जो सीटों का घोषणा है वो अभी नहीं हुआ है। देखिए जहां पर सहयोगी दलों से थोड़ी सी कसमकस चल रही है सीटों को लेकर, वहां पर अभी ऐलान नहीं कर रही है, क्योंकि जब सीटों का समझौता हो जाएगा, आपसी तालमेल सहयोगी दलों से हो जाएगी, उसके बाद उस सीटों का भी घोषणा हो जाएगा। देखिए तीसरी जो ये लिस्ट है वो 15 के बाद कभी भी तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें जो सहयोगी दल है उससे कोशिश की जा रही है कि सहयोगी दलों से जल्द बातचीत फाइनल कर ली जाए और सीटों की संख्या तय हो जाए। वहां पर देखिए बीजेपी जो सबसे अहम इसमें एक है अनुराग, कि बीजेपी जो सहयोगी दलों को सीट अगर जो दे रही है उस पर एक चीज को पूछा जा रहा है कि इस पर प्रत्याशी दरअसल आपका कौन होगा। और प्रत्याशी इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके रिलेशन के तो कोई नहीं प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, यानी कि आप अपने बेटे भतीजे भाई को नहीं तो चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो बीजेपी इस पर भी नजर रख रही है कि जो हम अपने सहयोगी दलों को सीट दे रहे हैं, किसी को इंतजार है कि बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आखिर कब आएगी और किस तरीके का समीकरण वहां नजर आएगा? जी देखिए, आज अगर दिल्ली में देखें तो चिराग पासवान दिन भर दौड़ते रहे और जेपी नड्डा के पास वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला बन गया है और सब कुछ तय हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया और सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बीजेपी अपनी सारी तैयारी करके रखी है, नाम बीजेपी की तरफ से तय है, लेकिन दूसरी सूची में बिहार से एक भी नाम नहीं है। आप देखें कि जिन राज्यों में पेच है गठबंधन का, उस 2 राज्यों की घोषणा करने से बीजेपी अभी तक परहेज कर रही है, उसमें बिहार भी है। आप देखें कि महाराष्ट्र में पेच था, उसको सुलटा लिया तो वहां के नाम का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी को उम्मीद है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो तो कोई बाद में समस्या न हो, यानी वहां पर गठबंधन बन जाए और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बिठाकर पार्टी मैदान में उतरे। तो अभी भी इस बात की उम्मीद है कि आखिर कब आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी करेगी, क्योंकि आज एक भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ठीक है, देखें कि हरियाणा के विकास, लेकिन अब ये जो लिस्ट है इसको अगर विपक्ष के नजरिए से मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, 267 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, यानी 543 में से लगभग आधी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि ऐसी स्थिति में विपक्ष कहां है, इंडिया गठबंधन कहां है? जी निश्चित तौर पर, और राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा भी है और यही वजह है कि बीजेपी अपने सीट का ऐलान कर रही है, पूरी समीकरणों को बिठाकर कर रही है। और जो इंडिया गठबंधन है या पहले कांग्रेस या दूसरे दल जो अलग अलग राज्य के हैं वो कहाँ हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की लड़ाई बिल्कुल एक तरफा दिखाई दे रही है कि सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब चुनावी माहौल बनेगा तब राजनीतिक दलों की शक्ति दिखाई देगी अभियान के दरमियान। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बीजेपी इस मामले में भी आगे दिखाई दे रही है कि इन्हें अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दी। आपको जानकारी है कि बीजेपी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र को 4 वर्गों में बांट के रखा है। ये डी में वो सीटें आती है जहां बीजेपी चुनाव हमेशा हार जाती है, सी में उन सीटों पर रखी है जहां से 2 बार चुनाव हारी है, 2014 और 2019। तो पहले उन सीटों के ऐलान की बात बीजेपी की ओर से कही गई थी ताकि पार्टी और प्रत्याशी दोनों को चुनाव अभियान चलाने का मौका मिल जाए, तो उन सीटों का ऐलान करिए। लेकिन एक चीज अनुराग और भी चौंकाने वाली बात है कि आप देखेंगे पहले ये बातें कही गई थी, अब बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही थी कि कम से कम 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। लेकिन दोनों सोचिए अगर आप मिला करके देखें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि 30% लोगों के टिकट कट गए। हाँ, कुछ सीटें जरूर कटी हैं, नए प्रत्याशी प्रदाव पार्टी ने लगाए हैं, लेकिन
पुराने लोगों पर ज्यादा भरोसा जताया। बिल्कुल, पुराने लोगों पर ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस दूसरी लिस्ट में भी जताया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 72 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 20 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से वो बड़े चेहरे जिनको बीजेपी ने उतारा है एक बार फिर, उनमें नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मुंबई उत्तर पूर्व से, साथ ही साथ पंकजा मुंडे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हिना गावित पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद रही हैं, वो एक बार फिर यहां पर चुनाव लड़ेंगी। कुछ लोगों के टिकट बीजेपी ने काटे हैं महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, लेकिन मोर और लेस पुराने चेहरों पर ज्यादा दाव लगाया है और 48 में से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। महाराष्ट्र की बात नहीं, बाकी अलग अलग राज्यों से भी जो नाम है उनका ऐलान किया जा चुका है। उत्तराखंड में अनिल बलूनी चुनाव लड़ेंगे गढ़वाल से, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। विकास, अगर उत्तराखंड की सियासत को मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, सीट बहुत कम है लेकिन सियासी तौर पर सक्रिय बहुत ज्यादा है, नेता बहुत ज्यादा है बीजेपी के, सीनियरिटी के लिहाज से भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो भौगोलिक परिस्थिति का असर वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति पर भी पड़ता है। कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति जिसकी अलग अलग चलती है और दोनों को बीजेपी से साधने की कोशिश करती है। और ये देखा भी गया है कि बीजेपी कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति को संतुलित कर देती है, पहाड़ पे जातीय संरक्षण है उसको संतुलित करने का कामयाब हो जाती है। और बीजेपी की राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी उत्तराखंड को बिल्कुल अपना राज्य मानकर चलती है, यानी इस राजनीति की मेरा गण है। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वहाँ की जो 4 सीटें वो चारों की 4 जीते, क्योंकि जो 370 सीटों का लक्ष्य अगर पार्टी ने रखा है तो अगर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार में अपने इतिहास को नहीं दोहरा पाती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो फिर उस 370 सीटों का लक्ष्य पार्टी नहीं पा सकती है। तो उत्तराखंड की 4 सीटें बेशक कम है, 4 सीटें दिखाई देती है, लेकिन वहाँ की राजनीति क्षेत्र के हिसाब से बहुत पेचीदा है। कुमाऊं की राजनीति अलग है, गढ़वाल की राजनीति अलग है और उसी को संतुलित करने की कोशिश इस बार बीजेपी ने की है। और अनिल बलूनी पर भरोसा जताया है और अनिल बलूनी को पार्टी ने गढ़वाल से उतारा है। गढ़वाल में अनिल बलूनी का